100 बच्चों की माओ को रुलाऊंगा, तो मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। लाहौर के लोगों ने ऐसा जुल्म, उस दरिंदे को उसी वक्त मार डालते। मुर्दा लोगों की थी, एसिड से भरा हुआ थी, डार्क वेब के बारे में, जिस बच्चों के साथ ज्यादती करता, मार देता। ये ज्यादती करने के बाद आराम से सो गया। जहरीली बदबू फैल जाती। मीनारे पाकिस्तान से 100 मरतबा ऊपर से नीचे फेंका जाए, फिर इसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज विद AR। एक कमरा जिसके दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और एक दीवार पर 100 तस्वीरें लटकी हुई हैं। हर तस्वीर के पीछे एक इंसान है और हर इंसान की एक कहानी है। वो जिस भी बच्चे का कत्ल करता उसकी एक तस्वीर ले लेता। यानी दीवार पर लगी तस्वीरें जिंदा लोगों की नहीं थी, बल्कि मुर्दा लोगों की थी। लेकिन वो जिस भी बच्चे का कत्ल करता, ना तो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती और ना ही कोई खून के निशान मिलते। बस कमरे में एक साइड पर एक ड्रम पड़ा हुआ था जो एसिड से भरा हुआ था। ये कमरा उस शख्स का था जो शायद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। ये कहानी है जावेद इकबाल की, जिसने 100 बच्चों को ज्यादती के बाद मौत की नींद सुला दिया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी डार्क वेब के बारे में, जिसमें मैंने जावेद इकबाल का जिक्र किया था। आज हम उसी जावेद इकबाल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे शायद जानवर पैदा होना था, लेकिन वो इंसान की खाल ओढ़कर इस दुनिया में आ गया। जावेद इकबाल ने न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ दी। उसने न जाने कितने बच्चों को ख्वाब दिखने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। जावेद इकबाल मासूम बच्चों को पहला फुसलाकर अपने घर ले आता। जावेद इकबाल सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता जो घर से भागे होते या लावारिस होते। इनमें वो बच्चे भी होते जिनके माँ बाप थोड़ी सी सख्ती करते तो वो बच्चे घर से भाग जाते और दरबार में जाकर सो जाते। जावेद इकबाल इन सब बच्चों को पहला फुसलाकर अपने घर ले आता, उन्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता, उन्हें खाना देता, उन्हें कहता आप टीवी देखो। टीवी पर उनकी पसंद की कोई मूवी या कार्टून लगा देता। बच्चे खुश होते। जब बच्चे जावेद इकबाल पर यकीन करने लगते, उन्हें जावेद इकबाल पर यकीन हो जाता, फिर जावेद इकबाल उन बच्चों के साथ ज्यादती करता और उन्हें मार देता। उन बच्चों की लाशों को उन एसिड से भरे ड्रम में डाल देता। 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चों की लाशें गायब हो जाती और कुछ सुराग भी ना मिलता। तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। ना कोई कफन मिलता, ना ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती। जावेद इकबाल सिर्फ उन बच्चों के नाम और पता अपनी डायरी में लिखता और उन बच्चों की एक तस्वीर भी खींच लेता। इसने ये एक बार नहीं, तकरीबन 100 से ज़्यादा बार किया। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? लाहौर के लोगों ने ऐसा जुल्म ना ही कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। दोस्तों सच बताऊं तो मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। मैं इस शख्स के बारे में बात करना ही नहीं चाहता था, मैं इस गलीज शख्स का जिक्र करना ही नहीं चाहता था। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और लोगों को वार्न किया जा सके कि अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, अपने बच्चों के साथ जाएं। जहाँ भी आपके बच्चे जाएं उनके साथ साथ जाएं। किसी अपने पर भी यकीन ना करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कई क्राइम स्टोरीज में अपने ही शामिल होते हैं। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जावेद इकबाल 1961 को लाहौर में पैदा हुआ। उसके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे, यानी ये कह सकते हैं कि वो एक अमीर घर का लड़का था। लेकिन कुछ वक्त तक उसने फर्नीचर का काम भी किया। लेकिन उसका जहन बचपन से ही शैतानी ख्यालात की तरफ माइल होता रहा। शैतानी ख्यालात ने उसका जहन अपने काबू में कर लिया था। उसने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर इंसानियत की अहमियत ही नहीं थी, इंसानियत की कदर ही नहीं थी, जहाँ पर सिर्फ दर्द, जिल्लत और मौत का रक्स होता था। कहा जाता है कि जावेद इकबाल जवानी से ही गलत कामों की तरफ लग चुका था। एक बार जावेद इकबाल 2 मालिश करने वाले बच्चों को अपने घर लेकर आया। ये बच्चे लोगों की मालिश किया करते थे और उसके बदले पैसे लिया करते थे। जावेद इकबाल जब इन बच्चों को घर लेकर आया तो बच्चे खुश थे कि मालिश करने के बजाय इन्हें पैसे मिल जाएंगे और आज की दिहाड़ी लग जाएगी।
लेकिन जावेद इकबाल ने इन्हें घर लाने के बाद इनसे ज्यादती कर डाली। ये दोनों भाई थे और चीखने चिल्लाने के बाद ये लोग बेहोश हो गए। जावेद इकबाल भी रिलैक्स हो गया और आराम से सो गया। आप इससे इसकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज्यादती करने के बाद आराम से सो गया। जैसे ही उन बच्चों को होश आया तो उन्होंने बदला लेने की ठानी और वहाँ पर मौजूद एक लोहे की रॉड और एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ मौजूद गन, उसका बट इसके सर पे बार बार मारा और ये शदीद जख्मी हो गया। बाद में किसी ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहाँ पर इसकी माँ इसकी देखभाल करती। जावेद इकबाल अपनी माँ को बार बार रोता हुआ देखता और उसे गुस्सा आता। जावेद इकबाल कई महीनों तक हॉस्पिटल एडमिट रहा और अपनी माँ को बार बार रोता हुआ देखता। जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उसने फैसला किया कि इन बच्चों की वजह से मेरी माँ रोई है, अब मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा। जावेद की माँ ही उसकी ज़िंदगी की आखिरी रोशनी थी। जैसे ही वो रोशनी बुझी उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। कहा जाता है कि जावेद की माँ की वफ़ात के बाद उसे इंसानियत से नफरत होने लगी थी। वो इंसानों से नफरत करने लगा था। उसका बाप पहले इस दुनिया से जा चुका था। माँ और बाप के जाने के बाद उनके बहन भाइयों ने जायदाद आपस में तकसीम कर ली और इसके हिस्से में तकरीबन 80 लाख रुपए आए। यानी 80s 90s में 80 लाख रुपए आज के करोड़ रुपए के बराबर है। उसने मिलने वाली रकम से एक प्रेस ओपन किया। वो पुलिस वालों के इंटरव्यू लेता। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त कितना वो समझदार था। उसने एक प्रेस शुरू किया, पुलिस वालों का इंटरव्यू लेता, उसे अपने अखबार में शाया करता और लोगों तक अखबार पहुंचाता। उसने अपने मिलने वाली रकम से कई घर भी खरीदे और बेचे। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास उसकी रकम ख़त्म होती गई, लेकिन उसे पैसों की परवाह नहीं थी। वो वैसे ही एक अमीर ख़ानदान का चश्मो चराग था। जावेद इकबाल के वैसे तो 5 बहन भाई थे, लेकिन जैसे जैसे इसके कारनामों की खबर उन्हें मिलती ये इससे नफरत करने लगते। और जाहिर है ये नफरत करने वाली बात ही है। अगर कोई शख्स किसी बच्चे से ज्यादती करे और उसके घर वालों को ये बात पता चले तो जाहिर है उससे वो नफरत ही करेंगे, प्यार तो करेंगे नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जावेद इकबाल के घर वालों ने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया और अपने घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। कि जब जावेद इकबाल ने पूरे 100 बच्चों का कत्ल कर लिया तो वो पुलिस स्टेशन गया और उसने वहाँ जाकर कन्फेस किया कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, उनकी लाशों को एसिड से भरे ड्रम में डालकर पिघला दिया है। पुलिस वालों ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। उन्हें लगा कि ये शायद कोई पागल है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। पुलिस वालों ने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर जावेद इकबाल ने एक लेटर लिखा जिसमें बच्चों का नाम, पता और तस्वीरें जंग अखबार के एक वर्कर को भेजी। अगर इसको उन्होंने चेक किया, देखा, उन्होंने एसपी साहब को रिपोर्ट दी कि ये तो नॉर्मल आदमी है, ये ऐसे 100 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है। जब उसको छोड़ दिया तो उसने जंग अखबार को वही लेटर पार्सल कर। जैसे ही ये खबर अखबार में पब्लिश हुई हर तरफ से लोग इस दरिंदे को मारने के लिए पहुंच गए। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इस दरिंदे को उसी वक्त मार डालते। इतना रश था कि किसी के आने जाने की जगह ही नहीं थी। फिर स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया क्योंकि जावेद इकबाल पुलिस वालों के साथ जानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि पुलिस वाले उसकी स्टोरी सुने बगैर ही उसे मार देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी पूरी दुनिया के सामने आए, सब दुनिया को ये मेरी कहानी पता चले कि मैंने क्या किया है। एक अजीब बात थी, पहले इसने 100 बच्चों के साथ ज्यादती की, फिर उनका कत्ल किया, फिर उन्हें एसिड से भरे ड्रम में डालकर पिघला दिया। फिर पुलिस स्टेशन गया, वहाँ जाकर कन्फेस किया, पुलिस ने नहीं माने। फिर इसने जंग अखबार के एडिटर को लेटर लिखा जिसमें उसने नाम, पता और एड्रेस लिखा और तस्वीरें भेजी। लेकिन जब पुलिस इसे अरेस्ट करने के लिए इसके घर गई तो ये वहाँ से फरार हो चुका था। ये अजीब बात थी, पहले उसने कन्फेस किया और फिर बाद में फरार हो चुका। बाद में रिसर्च करने में पता लगा कि जावेद इकबाल अपने 2 साथियों के साथ मरी की तरफ सैर करने के लिए गया हुआ है। इसके साथ इसके 2 साथी भी मौजूद थे जिनकी उम्र तकरीबन 10 से 15 साल 16 साल तक थी। ये 2 बच्चे थे। जावेद इकबाल ने पहले इनके साथ भी ज्यादती की थी, बाद में ये 2 लड़के इसके साथ शामिल हो गए थे। ये बच्चे भी दूसरे बच्चों को बहला फुसलाकर जावेद के लिए लेके आया करते थे। खैर, बाद में जब पुलिस को मालूम हुआ कि ये अपने 2 साथियों के साथ मरी की तरफ सैर के लिए गया हुआ है तो पुलिस ने हर तरफ ये न्यूज़ शाया कर दी, उसकी तस्वीरें भी शाया कर दी और कहा कि जिसको जावेद इकबाल के बारे में कुछ भी मालूम हो पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि जावेद इकबाल के पास पैसे कम हैं, वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक पाएगा, लेकिन उसके पास एक चीज़ है जिसे वो बैंक के साथ एक्सचेंज कर सकता है, यानी बैंक उसे उस चीज़ के बदले पैसे दे सकता है। पुलिस ने हर तरफ घेरा तंग कर दिया। जब जावेद इकबाल अपने 2 साथियों के साथ, 2 बच्चों के साथ बैंक के पास पहुंचा तो जावेद इकबाल ने एक बच्चे से कहा कि वो बैंक के अंदर जाए और इसे एक्सचेंज चला कर लाए और दूसरे बच्चे के साथ थोड़ा सा दूर खड़े होकर देखने लगा। जैसे ही वो बच्चा बैंक के अंदर गया, बैंक के एक एम्प्लॉय ने उसे पहचान लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहाँ फ़ौरन पहुंची।
जैसे ही पुलिस बैंक के अंदर दाखिल हो रही थी, जावेद इकबाल दूर खड़ा होकर ये मंजर देख रहा था। और जावेद इकबाल ने जैसे ये मंजर देखा वो वहां से भाग गया। फिर कुछ दिनों बाद जावेद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने आप को खुद पुलिस के हवाले किया था। लेकिन जावेद इकबाल ने जो कुछ किया उसे उसका बिल्कुल पछतावा नहीं था। उसके मुताबिक जो उसने किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। यहाँ पर जावेद इकबाल की मेंटली हालत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जावेद इकबाल एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सनैलिटी था, जिसमें एंटी सोशल बिहेवियर, नार्सिसिज्म और साइकोपैथिक ट्रेट्स थीं। उसके मुताबिक जावेद इकबाल को किसी की जान की परवाह नहीं थी। उसे अपना गुस्सा, अपना दुख, अपना दर्द, अपने जख्म सिर्फ दिखाई देते थे और किसी के दिखाई नहीं देते थे। उसके अंदर का इंसान शायद उस वक्त ही मर गया था जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था। उसकी माँ इस दुनिया से गई थी, तब से वो एक रिवेंज मशीन बन चुका था। वो हर किसी से बदला लेना चाहता था। एक और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक शायद जावेद इकबाल के साथ भी बचपन में यही कुछ हुआ हो, इसलिए बड़ा होकर वो ये सब कुछ कर रहा है। अक्सर केसेस में देखा गया है कि जिसके साथ बचपन में ज्यादती की जाती है और वो चुप हो जाता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता, फिर बड़ा होकर वो भी बदला लेता है। ये अब्यूज सिस्टम एक साइकिल की तरह होता है। कई बार विक्टिम ही कातिल बन जाता है। जावेद इकबाल के लिए हर बच्चा सिर्फ एक टारगेट था, एक निशान था जिसे मिटाकर वो अपने अंदर का गुस्सा ठंडा करता था। हर कत्ल जावेद इकबाल को अंधेरे में धकेलता जा रहा था, लेकिन जावेद इकबाल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी नज़र में जो वो कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था। जावेद इकबाल ने कभी रैंडम बच्चों को टारगेट नहीं किया, वो हमेशा हर चीज़ प्लान करके करता। गली मोहल्ले में फिरने वाले बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, यतीम खाने से भागे हुए बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन उन्हें डांटते और वो घर से निकल जाते, किसी नहर के पास बैठे हुए बच्चे, रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले बच्चे या दरबार में सो रहे हुए बच्चे, वो बच्चों की साइकी समझ चुका था कि बच्चों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 6 से 16 साल के दरमियान होती और जिन्हें पूछने वाला कोई ना होता, लावारिस होता, ऐसे बच्चे जावेद इकबाल के लिए परफेक्ट थे। वो इन बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया करता था। वो बच्चों से इस कदर नरमी से बात करता कि बच्चे उसके साथ बातचीत करने के लिए राज़ी हो जाते। उन बच्चों को लगता कि शायद ये हमारा कोई हमदर्द है। वो बच्चों को पैसे ऑफर करता, खाने पीने की चीज़ देता, अक्सर तो नौकरी का झांसा भी देता और कहता कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मुझे काम करने के लिए लड़कों की ज़रूरत है, और बच्चे इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते। ये बच्चों को शाद बाग ले जाता जहाँ पर उसका एक रेंटेड घर था, जैसे आप कत्ल का अड्डा भी कह सकते हैं। जावेद इकबाल का घर एक दरिंदगी का गढ़ बन चुका था, जहाँ पर वो बच्चों को बहला फुसला कर लाया करता था। इस घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में बिस्तर, टीवी, खाने पीने की चीज़ें और दीगर चीज़ें जिससे बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता, और दूसरे कमरे में तेज़ाब से भरे हुए ड्रम थे, जहाँ पर वो बच्चों की लाशों को डालकर पिघला देता, जिससे कुछ ही घंटों में बच्चों की लाशें, कपड़े, बाल या कुछ भी जो भी बच्चों के साथ होता वो सब कुछ गल सड़ जाता। ये प्रोसेस इतना ख़तरनाक था कि इससे हवा में जहरीली बदबू फैल जाती। क्योंकि जावेद इकबाल इस चीज़ का आदी था, इसलिए उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ पर आप या मैं या कोई भी आम इंसान होता तो शायद वो जहरीली बदबू बर्दाश्त ही ना कर पाता, या बेहोश हो जाता या वहाँ से भाग जाता। लेकिन जब ये केस कोर्ट में लाया गया तब जज साहब ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा होता है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन फिर चंद लोगों की मौजूदगी में जज साहब को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। तेज़ाब से भरा हुआ एक ड्रम लाया गया, उसमें एक बकरे की रान को लाकर डाला गया। देखते ही देखते चंद मिनटों में बकरे की रान गायब हो गई, डिसॉल्व हो गई। तब जज साहब को यकीन आया कि वाकई जावेद इकबाल ने ये कुछ किया है। तब जज साहब ने जावेद इकबाल को इंतहाई दर्दनाक सज़ा सुनाई। जज साहब का कहना था जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान से 100 मरतबा ऊपर से नीचे फेंका जाए, फिर इसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं, और फिर इसके जिस्म के हर टुकड़े को तेज़ाब में डुबोया जाए और उसे पिघला के गायब कर दिया जाए, जैसा इसने हर बच्चे के साथ किया है। And the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 ATPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his. लेकिन ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने वक्त पे कार्रवाई करते हुए इस दर्दनाक सज़ा को रोक दिया। लेकिन फिर जज साहब ने 100 मरतबा फांसी की सज़ा सुनाई। इस फैसले पर सब राजी थे, लेकिन इस फैसले पर भी अमल ही नहीं किया गया, क्योंकि 8 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसका साथी जेल में मुर्दा हालत में पाए गए। कोई नहीं जानता उन्होंने खुदकुशी की या उनका कत्ल किया गया। जेल हुकाम का कहना था कि उन लोगों ने खुदकुशी की, लेकिन कई लोगों का कहना था कि उन्हें कत्ल किया गया है। जैसे ही इन लोगों को जेल में लाया गया था,
जेल के तमाम कैदी इन लोगों को मारने के लिए दौड़ रहे थे। हर जुर्म होता है, लेकिन ये जुर्म इतना ख़तरनाक था कि तमाम कैदी इसे मारने के लिए दौड़ते थे। इसलिए इन दोनों को एक अलग सेल में रखा गया था। इसके बाद इन लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हो सकी कि उन लोगों ने वाकई खुदकुशी की थी या उनका मर्डर किया गया था। 2022 में इस कहानी को लेकर एक मूवी बनाई गई जिसमें यासिर हुसैन ने जावेद इकबाल का रोल किया, लेकिन इस मूवी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया और कोई वजह भी नहीं बताई गई। सिर्फ ये कहा गया कि ये मूवी रिलीज़ के काबिल नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जब दूसरी कंट्रीज़ में इस मूवी को रिलीज़ किया गया तब इसे बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। करोड़ में से 80 लाख तो मर्द होंगे, 80 लाख में 20 लाख शादीशुदा होने हैं, उन 20 लाखों के 10 लाख बच्चे होंगे, उनमें से 5 लाख स्कूल जाते होंगे, उनमें से 500 हर साल गायब हो जाते हैं, पर किसी को परवाह नहीं होती क्योंकि हर साल मजीद 1 लाख बच्चा और पैदा हो जाता है। सिर्फ दाता साहब मीनारे पाकिस्तान और बीबी पाक दामन के मज़ार जिन थानों में आते हैं ना, उनका डेटा चेक कराएं कि 1 महीने में वहाँ से कितने बच्चे गायब होते हैं, तो कौम के टाट हो जाने हैं, पर इन्हें परवाह ही नहीं है। और कौन कहता है कि मैंने 100 बच्चे नहीं मारे, मगर तफ्तीश इस बात पे हो रही है कि 100 बच्चे क्यों मारे। वो बगैर तो असल सवाल तो पूछो। असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे या ज्यादा मारे, कल्ले मारे या नाल कोई होर भी था। और सबसे अहम सवाल जो ना कोई पूछदा है ते ना किसी को पूछण दी इजाजत है कि जितने बच्चे अगवा किए सारे ही मार दिए या कोई बच भी गए। और जिस दिन इन बांदरों को यह पता चलना है कि उठाए गए बच्चों की तादाद मारे जाने वाले बच्चों से कई ज्यादा है, तो उस दिन सारे बा बा करेंगे। पर मुझे यकीन है कि ऐसा दिन आने से पहले मुझे जेल में फाल लगा के मार देंगे। यही वजह है कि मैं अपनी हर वीडियो की लास्ट में कहता हूं कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ें। जहां भी आपका बच्चा जाना चाहे उसके साथ लाजमी जाएं, उसका ख्याल करें। और जहां पर आपका बच्चा जाने से इनकार करे तो उसे डांटने की बजाय इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चा वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहता। हो सकता है वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा हो जो बच्चा आपसे कह नहीं पा रहा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसे डांट रहे हैं। जब तक हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे, इस दुनिया में जावेद इकबाल जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।